नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ दुग्गल आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स गांव में। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के टॉप जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन किया। और हम आपको बताएंगे उनका सफ़र, जब वो नेशनल नहीं खेले थे उससे टोक्यो तक का। और हम आज आपको मिलवाएंगे एथलेटिक्स कोच नसीम अहमद जी से। उन्होंने नीरज चोपड़ा को उस समय सपोर्ट किया जब एक खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो नेशनल कैंप में नहीं सिलेक्ट हुए थे, अभी उनका जेवलिन थ्रो का सफ़र शुरू ही हुआ था। और उस टाइम, क्योंकि नीरज चोपड़ा बहुत एक नॉर्मल परिवार से आते हैं, एक एकेडमी मिलना जहाँ पे एक रेजिडेंशियल एकेडमी, जहाँ पे रहने की जगह हो, प्लेयर को पूरी डाइट मिल सके, तो वो जो रोल है वो कोच साहब ने अदा किया। कोच साहब, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स गांव में। थैंक यू जी। तो कोच साहब, नीरज चोपड़ा का जो सफ़र है वो पंचकुला से शुरू हुआ जी, हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एथलेटिक्स एकेडमी से, और आज वो टोक्यो में उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही जी। तो आप इसे किस तरीके से देखते हो? और आपका स्टूडेंट भी है वो। जी, नीरज मेरे पास 2011 में स्पोर्ट्स हॉस्टल में आए थे। ये पानीपत से, इसके साथ 3-4 और एथलीट थे, जिनमें 2 तो जेवलिन थ्रोवर ही हैं, बल्कि तीन थे मोनू जी। तो तीनों जेवलिन थ्रोवर थे। देखो, पानीपत से ही हैं तीनों जी। तो 2011 में आने के बाद हमने यहाँ इनको अपने हॉस्टल में जगह दी, और उसके बाद हमने इनको ट्रेनिंग का जो इनका शेड्यूल था वो शुरू किया। और जिसकी परफॉर्मेंस आज आप देख ही रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास एथलीट है। तो कैसे आया आपके पास सर? कोई एथलेटिक्स ट्रायल रखे थे एकेडमी के लिए, या किस तरह यहाँ नीरज पहुँचा आपके पास? मुझे ऐसे ही जनरली बच्चे को ज़रूरत है तो उनका फ़ोन आया था मुझे कि भाई हम यहाँ पर आना चाहते हैं। अच्छा जी। तो मैंने शक्ल किसी ने देखी तो मैंने कहा भाई आप आ जाओ। उससे पहले मिले भी नहीं? मैं मिला भी नहीं था, बस फ़ोन पे बात हुई। मैंने कहा आ जाओ, पंचकुला ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो मैंने कह दिया भाई परसों आ जाओ या। तो ये बच्चे, जब मैंने शाम को देखा ट्रेनिंग के बाद, तो कुछ बच्चे बैग लिए बैठे हैं। तो बल्कि मैं अलाउड नहीं करता किसी को जी। तो मैंने देखा भाई कुछ बच्चे बैठे हैं, तो मैंने किसी बच्चे को भेजा। मैं कहा पूछ के आओ। तो कहने लगे जी वो पानीपत से हैं, वेट कर रहे हैं आपका। तो मैंने कहा उनको बोलो मैं ट्रेनिंग के बाद मिलता हूँ। तो मैं आके इनसे मिला, कहता जी हमने फ़ोन पे बात की थी जी। तो मैं एक बार तो देख के घबरा गया कि 4-5 बच्चे को कौन कैसे रखूँगा। फिर मैंने कहा कोई नहीं, आप आओ बेटे, यहाँ आओ। तो और कल से सुबह ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो ऐसे नीरज का सफ़र शुरू हुआ यहाँ से। तो फिर आपने उसका एकेडमी में उसकी एडमिशन कर दी? कुछ दिन के बाद। अच्छा। मुझे इस बात की छूट थी कि अगर कोई टैलेंटेड बच्चा आता है तो कभी भी आप उसको इस हॉस्टल में रख सकते हैं। तो उस टाइम तक कोई ट्रायल नहीं थे? आपने पहले उसको नहीं देखा था? नहीं देखा था जी। जी। तो आपको सर नीरज की क्या शुरू में एक क्वालिटी अच्छी लगी? क्योंकि जब वो आया होगा तो एक रॉ टैलेंट होगा, बेसिक उसको जेवलिन आती होगी उस टाइम। बस वो ये था कि हम सब जेवलिन थ्रोवर हैं। अच्छा। क्योंकि देखो, जेवलिन इक्विपमेंट है वो जनरली पहले बहुत ही बांस के थ्रो से करते थे, तो पानीपत में बेचारों को इनको कहीं नहीं मिला था। तो मेरे पास थे, बल्कि मैं कभी नहीं भूलूंगा कि हमारे एक डायरेक्टर स्पोर्ट्स ओपी सिंह थे। मैंने एक दिन, आपको जिक्र करता हूँ इस बात का, मैंने बोला सर मुझे जेवलिन चाहिए। उन्होंने सेम डे मुझे ना 90,000 रुपये उनको कि आप इसी से इनकी जेवलिन खरीद लो बच्चों के लिए। जिससे मैंने, मतलब अब लगा लो 90,000 की जेवलिन उन्होंने मुझे एक ही दिन में दी। तो कितने जेवलिन थ्रो खरीदे थे आपने सर? मैंने लगभग 10-12 जेवलिन खरीदे। और इनके पास अपना भी कोई इक्विपमेंट नहीं था? इक्विपमेंट कुछ नहीं था, ये खाली हाथ थे। अच्छा। कोई इक्विपमेंट नहीं बट था। बेसिक जो भी इनको पानीपत में मिला होगा उससे थ्रो करके बेसिक सीखी होगी। हाँ, पानीपत में जो भी था, पर ये जेवलिन थ्रोवर के नाम से ही आए थे। अच्छा। कि हमने करनी ही जेवलिन है। अच्छा। ये तो फिर आप 8-10 या जितने जेवलिन थ्रो लाए, तो उससे फिर उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की। तो उससे पहले आपके पास भी नहीं थे सर जेवलिन थ्रो? थे, पर वो इस लेवल के नहीं थे जैसे। तो ये बेसिकली आपका पहला ही बैच था जो जेवलिन थ्रो का था? जी, उससे पहले आपके पास स्प्रिंटर, हाई जंपर या ऐसे डिफरेंट तरह के थे? जी सर। तो बल्कि थोड़ा सा एक इनमें अच्छा लड़का था नवीन, जो 2016 में वो यूथ वर्ल्ड खेला था। ओके सर। हाँ, वो भी यही था हमारे पास, हॉस्टल में ही था। तो एक बैच हो गया था 5-6 बच्चों का हमारे पास। तो वहाँ से अब नवीन क्या कर रहा था? नवीन बीएसएफ या सीआरपीएफ में ऐसा, तो उसने जॉब ज्वाइन कर लिया। हाँ जी। तो शुरू में आपको था कि सर जो नीरज है वो इस लेवल पे पहुंच पाएगा या वर्ल्ड के टॉप थ्रोअर्स में आ पाएगा? नीरज का जो सबसे अच्छा आज भी है और पहले भी था, वो सिंसियर बहुत है अपने काम में जी। जैसे ग्राउंड में आना, तो ग्राउंड में आना जो भी काम दिया जाए उसको मतलब इतने मन से करता है कि मतलब बहुत कम लोग हैं कि इस तरह से जो ट्रेनिंग करते हैं। मान लो जो भी काम दिया गया तो उसको प्रॉपर करना है और उसके बीच में कोई भी कोताही नहीं है किसी बात की भी।
और अलग चीज़ क्या लगी उससे सर कि ये अपने बैच में या बाकी प्लेयरों से आपको शुरू में उससे उसमें अलग चीज़ क्या लगी? अलग उसका जो फिटनेस लेवल था ना, जैसे सभी कहते थे थोड़ा मोटा है, जी। तो मोटा नहीं था वो, थोड़ा सा था, पर जो उसका जो हमारा जैसे बैटरी टेस्ट होता है, जो उसका लेवल था उसको करने का, वो अलग था सबसे। मतलब इस लेवल, इस मतलब तरह बेसिकली उसका मसल वेट था। हाँ, मसल वेट था। और उसको मतलब ये लगा लो कि आप जो टेस्ट हैं वो हर एथलीट इस तरह से टेस्ट नहीं कर सकता है, जो बेसिक टेस्ट होते हैं जो हमारे, और उसमें वो सारे मिक्स होते हैं। हाँ, मिक्स है, जैसे स्प्रिंट थ्रो है के भी हो गए, स्प्रिंट के भी हो गए, और आपका ब्रॉड जंप है, बॉल थ्रो है, ये इस तरह की क्वालिटी उसकी बहुत अलग, अच्छी थी। एक्स्ट्रा क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और वो फिर यहाँ पे जब 2011 में आया और आपके पास 15 तक रहा जी, तो उसके बाद फिर वो नेशनल कैंप में गया यहाँ से सीधा सीनियर नेशनल कैंप। सीधा नेशनल कैंप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जूनियर नेशनल कैंप में भी नहीं गया नहीं, था? नहीं। तो उस टाइम फिर बीच में घर जाता होता था या ज़्यादातर पूरे साल यहीं रहता था? वो घर नहीं जाता, घर वाले उसके यहाँ आ जाते थे। उनके चाचा हैं जी। वो स्पेशल कह के गए थे इनको कहीं नहीं भेजना, जी। तो कभी घर नहीं जाने का कोई अच्छा, नहीं। ये शुरू से ही है, कभी घर नहीं। अच्छा, नीरज एक सर बहुत नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता है, संबंध रखता है, तो यहाँ पे जैसे एक अच्छी डाइट मिलती थी, तो वो कितना सपोर्ट था उसके लिए? उसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि मतलब गांव से और पंचकुला जैसे शहर में आने के बाद वो 100% सपोर्ट उसको उस टाइम मिला है, जो और कहीं शायद उस समय कोई भी कहीं से कुछ नहीं मिल सकता था। या क्योंकि प्राइवेट एकेडमी में जाता था, कुछ पैसा ना, खर्चना प्राइवेट पड़ता। एकेडमी आज भी कोई नहीं है। जी। आज भी कोई नहीं है, सिर्फ नेशनल कैंप के अलावा आज भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई अलग से कोई जेवलिन की एकेडमी है। तो मैंने बताया कि 5-6 बच्चों का होने से ये भी फ़ायदा हुआ है हमें। जी। जैसे मोनू है, नरेंद्र है, एक परमिंदर है, वो खुद इंटरनेशनल है, जो रेलवे में जॉब करते हैं, नवीन है, तो ये और भी 5-7 बच्चे हो गए, तो 10-12 बच्चों का ग्रुप एक साथ काम करे तो एक दूसरे को भी हेल्प हो जाती थी। बहुत हो जाती है और सारे काम के लिए। रोज का कंपटीशन भी एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता था। ये बहुत उसको बेनिफिट मिला है, नीरज को स्पेशली। तो कभी सर जैसे गांव के लड़के होते हैं, शरारती होते हैं शुरू में, तो कभी डांट वगैरह भी पड़ी या कभी इस तरह? सबको पड़ी है, पर नीरज को नहीं पड़ी कभी। अच्छा। वो करता ही नहीं ऐसा काम। अच्छा। हाँ, सबको पड़ती थी, पर नीरज को कभी नहीं तो पड़ी। उसकी कोई जब ये 5 साल यहाँ अकेडमी रहा, उसकी कोई खास आपको कोई व्याख्या याद हो सर? हाँ, यह वाक्य ये है कि वो चैलेंज करता रहता था कि सर वॉलीबॉल में हराना है आपको। उसको बड़ा शौक है इस बात का, वॉलीबॉल का। जी। हाँ, तो उसकी यही बातें हैं जो। जी सर। या कभी कोई उसको ऐसा लगा हो कि दुखी हो प्रैक्टिस टाइम में कि जितना मैं सोच रहा हूँ नहीं कर पा रहा, कभी इस तरह का भी कोई समय रहा? वो उसके अंदर मैं स्पेशली एक क्वालिटी और बताता हूँ जी। वो कंपटीशन का बहुत अच्छा है। अच्छा। और कभी मन में नहीं सोचता कि मैं ना खराब करूँगा जाके, आज मैं ये नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। 2015 में फेडरेशन कप था जी, पटियाला में, जो आज भी नीरज को जाना जाता है रनिंग करके, जो वो जंप करके थ्रो मारते हैं। तो वहाँ थ्रो चल रही थी, तो मैं भी बैठा हुआ था, उसको भी नहीं पता था मैं आया हुआ हूँ। तो उसके सारे घुटने और हाथ छिल गए थे। अच्छा। और लोग हंस रहे थे उस दिन। अच्छा, जब उसने थ्रो किया, जो लास्ट में जंप करता है। जंप करता है। तो और मेरे ख्याल से मुझे लगता है शायद 71-72 उन्होंने डिस्टेंस किया था 2015 में। हाँ, 2015 में। और मैं तो 4 थ्रो के बाद मुँह घुमा के बैठ गया। मैं कहा भाई, क्योंकि पर उसी फेडरेशन कप में नेक्स्ट ईयर चैंपियन बना 2016 में। 2016 में फेडरेशन कप तो सीनियर का होता है। हाँ जी, हाँ तो जी। 2015 में क्या पोजीशन थी उसकी सर? पोजीशन आई थिंक मतलब मेडल में नहीं, बिल्कुल ही दूर था सर, बहुत दूर था। और लोग हंस रहे थे? लोग हंस रहे थे। उसको नहीं पता चल रहा था क्योंकि गिर रहा था बार बार, एक बच्चा था। तो एक वो क्योंकि उस तरह का स्टाइल शुरू में शायद इंडिया में पहला करने वाला यही है। तो पहला क्या, वर्ल्ड में भी बहुत कम एथलीट करते हैं जो इस तरह से करते हैं। जी। अच्छा, तो वो ये था कि जैसे रिलीज करता था साथ में गिर जाता। तो ये तो हमने भी समझाया कि यार ये गिरने का तो ठीक नहीं है एज ए कोच, क्योंकि इस तरह से तो करता ही नहीं कोई, बहुत कम एथलीट करते हैं। पर इसने शायद वो उस दिन इसके लिए डर खत्म हो गया इसका। मुझे तो यही लगा कि जो उस दिन ये किया उससे दोबारा कभी डरा नहीं फिर उस बात से। और 2016 के फेडरेशन कप में पटियाला में हुआ था? हाँ, पटियाला में हुआ था। मतलब उसी ग्राउंड में जहाँ पे लोग हंसे थे उसमें। जी। और वो जो है मेडल नहीं जीत पाया था, 10 रैंक से बाहर था। बिल्कुल। वहीं पे वो चैंपियन बना अगले साल। तो कितना थ्रो किया था उसने सर? 82 के करीब। अच्छा, 80 क्रॉस कर दिया था। तो वो प्रैक्टिस में 80 का टच करने लग गया था सर? 80 हमारे पास तो 72, 73, 74 पर ही रहा। लेकिन उसको ये यहाँ से एक बेस मिल गया, फाउंडेशन मिल गई, फिर ये नेशनल कैंप में गया। नेशनल सीनियर कैंप मिला था इनको। तो सीनियर नेशनल कैंप के बावजूद भी यहाँ आता रहता था ट्रेनिंग? अभी भी आते रहते हैं। अच्छा। हाँ, आज भी अगर ओलंपिक से आने के बाद जब भी मौका मिलेगा तो
तो लास्ट कब यहाँ पे सर उसका चक्कर लगा था? ये जब कॉमनवेल्थ के बाद, एशियन गेम के बाद, जी जी हाँ, जी, तो आया था। आए थे यहाँ पर, बल्कि वॉलीबॉल मैच भी खेल के गया। अच्छा। और बीच में उसको इंजरी भी हुई थी सर। हाँ जी। तो उस टाइम जैसे आपकी उसकी बात हुई तो कहीं उसको इस चीज़ का डर था कि कहीं मेरा स्पोर्ट्स करियर में दिक्कत ना आए या मैं कहीं ओलंपिक में क्वालिफाई ना कर पाऊँ? नहीं, डरता नहीं है। अच्छा। हाँ, उसको पता था मैं ठीक हो जाऊंगा और अच्छा करूँगा जी। हाँ। और अब आज एक बहुत बड़ा नाम है सर, तो यहाँ पे जब अपने वो पुराने एथलीट्स के साथ मिलता है तो जो वो नीरज 2011-12 का था वैसा ही रहता है या और अच्छा हो गया? अच्छा जी। हाँ, मैं कहता हूँ शायद कुछ खिलाड़ियों को सपोर्ट भी कर रहे हैं आज की तारीख में जी। जो उनके साथ यहाँ हॉस्टल में थे, कुछ थे, जो भी बच्चा नीरज से बात करता है फ़ोन उठा के वो सपोर्ट करता है। क्योंकि मेरे को याद है सर, मैंने एक रनर की स्टोरी की थी, गुरप्रीत, जी, वो करनाल के आसपास मेरे का पास ही है। हॉस्टल में जी था जी। वो। हाँ जी। और वो बल्कि बकरियां भी चराता होता था। जी जी। और बहुत ही गरीब परिवार से है, तो नीरज ने उसको भी फाइनेंशियली सपोर्ट करी, कहीं कोई जूते देने हैं, कोई ट्रैक सूट है, तो नीरज इस तरह से जो भी बच्चे करता रहता है सपोर्ट। बिल्कुल करता रहता है। और अभी ओलंपिक जाने से पहले भी आपकी बात हुई उससे सर? हाँ, जब पटियाला थे तो बात हुई है उनकी। अच्छा। आते रहते हैं वो, बस बात तो मेरी नमस्ते सर की होती है बस। हाँ, जी, ज़्यादा जी। हाँ, बस वो एक वर्ड है, आप कैसे हो जी। हाँ, और वो अपना ख्याल रखना। और हाँ, हमेशा फोकस्ड रहा यहाँ पे हाँ, शुरू में। फोकस रहा। तो जब यहाँ पे भी 5 साल रहा सर, तो कभी मतलब ये कब आपको लगने लग गया था कि, क्योंकि जब 2015 के नेशनल करा था तो सर 11वां 12वां रैंक था, तो आपको ये कैसे लगने लग गया था कि ये अच्छा थ्रोअर है, मेहनती है और एक दिन टॉप लेवल पे पहुंच सकता है वर्ल्ड के, या उतना नहीं सोचा था कि एशियन गेम्स तक का सोचा था आप लोगों ने सर? ये तो मैं भी नहीं, आज मैं आपको बहुत बताता हूँ कि ये तो कभी सोचा नहीं था कि जेवलिन थ्रो में इंडिया का इतना बढ़िया परफॉर्म करेगा, कभी सोच ही नहीं थी। और बहुत दूर था कि भाई इस लेवल पर हाँ ओलंपिक में भी दावेदारी करे जाके। मतलब ये कि एशियन गेम्स तक का हाँ, था। ये था। तो ये आपको कब लगने लगा था कि इंडिया का नंबर 1 थ्रोअर बन जाएगा ये? यहाँ पर जब उसको कॉल आया कि भाई इंडिया का भी बुलाया है, जी। तो उसका मन बड़ा विचलित था इस बात से, क्योंकि बच्चा था कि मैं वहाँ जाऊँगा, तुम्हारे क्या सीनियर्स मिलेंगे आपको वहाँ बड़े अच्छे हैं, कि हमारा राजेंद्र थ्रोवर है। जी जी। वो बड़े सीनियर है, राजेंद्र नैन। हाँ जी, राजेंद्र नैन, और बहुत सपोर्टेड है। तो मुझे, मैं बहुत ज़्यादा उनको नहीं जानता पर्सनली, पर मैंने उनको देखा है वहाँ ट्रेनिंग करते, मैं कहा वो जरूर नीरज को बड़ा वो करेंगे। और कोच भी अच्छे होते हैं, देखो इक्विपमेंट भी अच्छे होते हैं। तो थोड़ा सा घबरा रहा था जाने से, बहुत घबरा रहा था हाँ, कि जी मैं यहीं कर लेता हूँ, कुछ दिन बाद में चला जाऊँगा जी। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो परफॉर्मेंस के जो अच्छे बच्चे हैं और या कोच हैं या इक्विपमेंट है, वो आपको वहाँ पर सपोर्ट करेंगे। और एक सर आपने मोनू का नाम लिया कि मोनू सीनियर रहा उसी बैच का, तो मोनू का भी उसके लाइफ में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा? बता, मोनू जैसे गांव में से किसी को बच्चे को लाना, जी। मान लो घर में कोई भी बच्चा जाए कि ये इसको मेरे साथ भेजना है, तो वो मोनू ने किया है वो रोल सारा। मुझे तो लगता है घर में से उसको लेके जाना और फिर पानीपत ले जाना, पानीपत अब शायद फ़ोन भी मोनू ने ही किया हो मुझे, तो मोनू यहाँ भी साथ उसके साथ रहते थे। और वो तो मोनू का भी बहुत बड़ा रोल है उसका भी उसके साथ। और नीरज को जेवलिन कराने में मोनू ही, मतलब शुरू में मतलब उसको जेवलिन मोनू ने ही मोनू ही साथ था उसके। हाँ, नरेंद्र है, मोनू है जी, वो बिल्कुल साथ थे उसके। चलो सर, उम्मीद करते हैं कि नीरज और देश का नाम रोशन करे, क्योंकि टोक्यो तो है, इसके बाद अब पेरिस में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहे और नीरज की वजह से जेवलिन थ्रो का और जो है स्टैंडर्ड बढ़े और हमें सिर्फ नीरज नहीं, आने वाले टाइम में और नीरज की वजह से और एथलीट मिले। और आपको लगता है सर कि जो नीरज ने जो अब उसकी स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, कि पहले बात होती थी 80 मीटर की, आज हर जना जो है सर 85, 86, 87 मीटर की बात करता है, तो इससे ओवरऑल स्टैंडर्ड का भी बहुत फर्क पड़ा है। हमारे देश में कम से कम 80 के मीटर के आसपास तो 20 बच्चे हैं अभी कर रहे हैं जी, 20 बच्चे। तो इसमें नीरज का काफ़ी योगदान मानते हैं? बहुत बड़ा योगदान है नीरज का। और मैं आपको एक बताता हूँ, नीरज की जो असली जो बात है, वो जब भी कंपटीशन में जाता है ना, वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करता है, अपने बेटर करता है। तो मतलब वो बेसिकली कंपटीशन एथलीट हाँ, है, कि ट्रेनिंग में अगर उतना थ्रो नहीं भी लग रहा, लेकिन कंपटीशन में 100% जो देगा। नीरज का माइंड मेकअप है ना अंदर से, उसको कोई नहीं पढ़ सकता। वो किसी बात से नहीं घबराता है, मतलब एक्सलेंट परफॉर्मेंस देता है, मतलब हमेशा सबकी सोच से ऊपर परफॉर्मेंस देता है। हो सकता है सर, क्योंकि जो गांव के बच्चे होते हैं, बहुत एक उन्होंने गरीबी और एक टफ टाइम देखा होता है, तो ये भी शायद मेंटली उनको स्ट्रांग करने में बहुत बड़ा रोल रहता होगा उसका। वो मैंने बताया नहीं कि आपको वो किसी बात से ना किसी दूसरे एथलीट से घबराता है, उसको तो ये है कि मुझे ये करना है और वो करता है। और कभी ऐसा रहा सर उस टाइम पे कि उसको पैसे की दिक्कत रही हो, या कभी कोई इस तरह की बात हुई हो कि
जहां आपको लगा हो या फाइनेंशियली भी कुछ उसको सपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, उसके जो चाचा थे मेरे से अच्छा। मिलते रहते थे। अच्छा, वो साथ में ये कहते थे आप हमारा घर मत देखो, और किसी बच्चे का कुछ भी करना है ना, और वो करके जाते थे। अच्छा। वो आके अपनी गाड़ी में बैठ जाना, उन्होंने सुबह आया नहीं आया देखना, फिर 5-5 दिन हमारे पास रहते थे। अच्छा। सब बच्चों को ये खाओ ये खाओ ये अच्छा, खाओ। वो मतलब मॉनिटर भी करते हाँ, रहते थे मॉनिटर करते थे। कि भाई और ट्रेनिंग शायद में आ रहे उन्होंने थे। ना अब बाद में सारा सेटअप ठीक किया हो, उनको नहीं पता वो कहाँ से पैसे ला रहे हैं। नीरज को नहीं पता इस बात का। जी। बेटे तूने करना है। जी। ये उनके अंकल, 2 अंकल हैं उनके, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनके फादर तो बिल्कुल बेचारे इस बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं सर, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, पहले पूरा हरियाणा जानता था, पूरा देश जानता है, तो एक तो स्पोर्ट्स गांवों से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और जो हमारे दोस्त व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो स्पोर्ट्स गांव को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको मिलवाते रहेंगे खिलाड़ियों से, उनके पीछे ताकत से, वो अनसंग हीरो से, जिनकी वजह से खिलाड़ी जो हैं देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम उनके परिवार से, कोचिस से और हर उस आदमी से मिलवाएंगे जिन्होंने उस खिलाड़ी को सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।